कि एक घटना आई नहीं कि वो फटाफट भागती हैं, दौड़ती हैं कोर्ट की तरफ, थाने की तरफ, महिला मंडल की तरफ, और वो 498A को एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह प्रयोग करती हैं। और वो ये सोचती हैं कि अगर 498A का डंडा आ गया तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और वो अपने मन मर्जी की बात के लिए ससुराल पक्ष को झुका लेंगी। लेकिन अक्सर आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब पत्नियां झूठा केस किया करती हैं तो वो किसी भी एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बना दिया करती हैं और वो ये सोचती हैं कि 498A की धारा में पति और उसके रिश्तेदारों को घसीटा नहीं कि सारी की सारी इन लोगों की हेकड़ी खत्म हो जाएगी और वो फटाफट उसकी सभी मांगे पूरी करने लगेंगी। और यही हो रहा है आजकल। आपने देखा होगा, मैं पिछले काफी दिनों से बहुत सारे लेटेस्ट जजमेंट के वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं, जिसमें सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही खफा है, बहुत ही गुस्सा है कि छोटी छोटी बातों को तूल बना करके बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से लड़कियां इस तरह से 498A की धारा का दुरुपयोग कर रही हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचता है और हाईकोर्ट एक बहुत तीखी टिप्पणी करता है कि आईपीसी की धारा 498A के तहत अकेली एक छोटी सी घटना को क्रूरता पैदा करने वाला अपराध किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता। और ये प्यारी सी जजमेंट आई है अभी 2 दिन पहले 1 सितंबर 2023 को। आप सभी को ये जो ऊपर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेजिए और जैसे आप पुराने सभी जजमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ले रहे हैं, ये भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने अपने केसेस में इसका यूज करके अपने अपने केसेस को जीत की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी को मैं फिर दोबारा से बता दूं कि अगर आप मेरा ये चैनल ज्वाइन करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको एक लॉयल्टी बैच मिल जाता है। तो जैसे ही आपको लॉयल्टी बैच मिलता है, कोई भी वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पर, सबसे पहले उसका एक्सेस यानी कि उसको देखने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को जाता है और उसके थोड़े समय के बाद वो कोई भी देख सकता है। इसी तरह से जब मैं लाइव सेशन किया करती हूं तो उस लाइव सेशन में आपका नाम एक अलग कलर में आ जाएगा, यानी कि हाईलाइटेड हो जाएगी। ये सुविधा दी है यूट्यूब ने। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लाइव सेशन को अब से सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए खोलती हूं। इसका फायदा ये होगा आप सभी मेंबर्स को कि आप सभी मेंबर्स को खुला पूरा टाइम मिलेगा। आप मुझसे आराम से सवाल जवाब कर सकते हैं। बाकी सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, लेकिन मुझसे अगर उनको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उनको मेंबरशिप लेनी होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट लेवल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप मुझसे जब भी फ़ोन अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें सीधा 50% ऑफ होगा पहली फ़ोन अपॉइंटमेंट पर। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि इस केस का टाइटल क्या था। इस केस का टाइटल है रीता परिहार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड प्रतिभा परिहार, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जजमेंट आप सभी पतियों के फेवर में दी है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये केस क्या था। यहां पर जो कंप्लेनेंट हैं, जो कि इस अपील में रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, इनकी शादी होती है प्रशांत से। और ये जो कंप्लेनेंट है, इन्होंने एक शिकायत लिखी और इस शिकायत में ये लिखती हैं कि ये जो अपीलेंट यानी कि इनकी सासू माँ है रीता परिहार जी, इन्होंने इनको डाउरी यानी दहेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। और ये सब कंप्लेंट देखने के बाद पुलिस के द्वारा एक FIR लॉन्च कर ली जाती है अंडर सेक्शन 498A, 506, 34 और सेक्शन 4 DP एक्ट के तहत। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस के द्वारा और कुछ समय के बाद चार्जशीट दायर कर दी जाती है कोर्ट में और कोर्ट में फिर ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। इस ट्रायल से
इस एफआईआर से, इस चार्जशीट से जो रीता परिहार हैं, जो कि इस कंप्लेनेंट की सासू माँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और ये अपील लेकर के पहुंचती हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और कहती हैं कि ये जो कंप्लेनेंट है ये 498A की धारा का बुरी तरह से दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ एक घटना का विवरण दिया है और वो घटना भी पूरी स्पेसिफिक नहीं है। और इसके अलावा अगर पूरी की पूरी एफआईआर को पढ़ा जाए तो पूरी एफआईआर में किसी भी स्पेसिफिक घटना का विवरण नहीं है, किसी भी समय का विवरण नहीं है, किसी भी घटना का विवरण नहीं है। और इसके अलावा इस कंप्लेनेंट ने एक बहुत बड़े गैप के बाद ये पहुंची हैं पुलिस के पास, उस गैप का इन्होंने कोई भी प्रॉपर रीजन भी नहीं बताया है। हाईकोर्ट दोनों तरफ की बातों को सुनते हैं, पुराने रिकॉर्ड को देखते हैं, एविडेंसेस को देखते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि इस कंप्लेनेंट ने अपनी शादी के बाद जब ये वापस अपने मायके में जाती हैं तो उसके 1 महीने के बाद ये एक कंप्लेंट फाइल करती हैं पुलिस ऑफिशियल्स के पास 25 मई 2019 को। हाईकोर्ट ये कहता है कि अगर इस लड़की को वाकई में कोई परेशानी थी, सताया गया था, तो इसने 1 महीने तक इंतजार क्यों किया? ये अपने मायके में जाते ही इसने क्यों नहीं 498A की एफआईआर दर्ज की? ये जो कंप्लेंट फाइल करती हैं ये कंप्लेनेंट पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, यहाँ महिला सेल के द्वारा काउंसलिंग की जाती है और वो काउंसलिंग विफल हो जाती है, यानी कि फेल हो जाती है। उसके बाद भी ये कंप्लेनेंट एफआईआर करने के लिए आगे नहीं आती हैं और 5 महीने तक ये चुपचाप बैठ जाती हैं अपने घर में। लेकिन अचानक से 5 महीने के बाद ये फिर से पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद ये एक लिखित शिकायत करती हैं और उस लिखित शिकायत के बाद एक एफआईआर लॉन्च की जाती है पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा। यहाँ पर हाईकोर्ट का बहुत ही सीरियस व्यू रहा और यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरी की पूरी एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं लिखा है। अगर एक स्पेसिफिक इंसिडेंट लिखा है तो वो ये लिखा है कि पहली विदाई के बाद जब ये अपने ससुराल में रहीं, उसके बाद जब ये दूसरी विदाई के लिए जब अपने ससुराल में जाती हैं तो इनकी सास ने इनको आशीर्वाद देने के नाम पर या पैर छुआई के नाम पर 5,000 रुपया मांगा। इस एक घटना के अलावा इस पूरी की पूरी एफआईआर में किसी भी एक घटना का विवरण नहीं दिया गया है। और ये जो शिकायत में देरी की गई थी, जब ये अपने ससुराल से अपने मायके में चली जाती हैं, 1 महीने के बाद ये एक कंप्लेंट लिखती हैं। इसके बाद महिला सेल में जब इनकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद वो काउंसलिंग फेल हो जाती है। काउंसलिंग फेल होने के बाद भी ये आराम से बैठ जाती हैं और 5 महीने के बाद ये लिखित शिकायत करती हैं, जो कि एफआईआर में तब्दील होती है। मतलब ये हुआ, ये कहा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कि इस लड़की ने अपना ससुराल छोड़ने के 6 महीने के बाद एफआईआर लॉन्च कराई है और इस एफआईआर लॉन्च कराने में देरी का कोई भी स्पष्टीकरण या लॉजिकल कारण इन्होंने कहीं पर लिखा है। और ये सब कहते कहते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंत में कहा कि अब ये एक ढर्रा सा बन गया है, अब ये एक चलन सा बन गया है कि कोई भी एक छोटी सी घटना हुई नहीं कि लड़कियां भागती हैं कोर्ट की तरफ या लड़कियां भागती हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, विमेन सेल की तरफ और 498A को एक हथियार की तरह प्रयोग करने से अपने आप को नहीं रोकती। और अंत में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एक छोटी सी घटना को लिख दिया जाए तो उससे क्रुएलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती और 498A की धारा किसी भी तरह से अट्रैक्ट नहीं होती। ये सब कहते कहते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को और इसके साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट में, उन सभी को क्वैश कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर लड़कियां इस तरह से करती हैं कि एक घटना आई नहीं कि वो फटाफट भागती हैं, दौड़ती हैं कोर्ट की तरफ, थाने की तरफ,
महिला मंडल की तरफ और वो 498A को एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह प्रयोग करती हैं और वो ये सोचती हैं कि अगर 498A का डंडा आ गया तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और वो अपने मन मर्जी की बात के लिए ससुराल पक्ष को झुका लेंगी। लेकिन इस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्यारे से जजमेंट को आप अपने अपने केसेस में यूज कर सकते हैं और अगर आपके केस में भी इसी तरह की सिमिलर फैक्ट्स हैं, सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप इसका प्रयोग करते हुए 498A की धारा को क्वैश करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।